चलिए ध्यान दीजिए कैसे करना है। मीडियन निकाल लेते हैं पहले। ये फ्रीक्वेंसी है आपके पास सी एफ, तो 15 का 15 ही रहेगा। 37 और 57, 75, 95 और 120। ठीक है। और उसके बाद आपको समेशन ऑफ एफ आई अपॉन 2, 60। तो 120 डिवाइडेड बाई 2 कट करेंगे तो आपके पास 60 आ जाएगा। इससे बड़ा सी एफ जो है वो ये वाला। तो ये आपका क्या सिलेक्ट हो गया, मीडियन क्लास। और मीडियन क्लास सिलेक्ट होने के बाद फिर आपके क्वेश्चन में सिर्फ फॉर्मूला है बस खाली। तो मीडियन का फॉर्मूला है आपके पास L प्लस N अपॉन 2 माइनस सी एफ अपॉन F मल्टीप्लाइड बाय H। L क्या है भाई, L क्या होता है शो, कितनी है, N क्या है, होता क्या है, सॉरी गाइस, सिखाने का टाइम होता है तो तुमको सिखाना नहीं है, चीटिंग करानी है बस, वही आता है भाई। इसे ही तो N कहते हैं। एफ आई का समेशन ये N होता है, तो 120 है, और अपॉन में 2 माइनस सी एफ। सी एफ आपके पास पिछला वाला पिक करना है आपको, और फ्रीक्वेंसी जो आपके पास 18 है, और ये आपके पास 5 का लेवल। तो यहाँ हो जाएगा आपके पास 2 से आप कट कर लेंगे, यहाँ 60, 60 माइनस 57, यहाँ आ जाएगा 3, और अपॉन में 18 और इंटू में 5, या 100। 3 से कट कर लेंगे यहाँ पे 6, और यहाँ हो जाएगा आपके पास 100 प्लस 5 अपॉन में 6। 6 से अगर आप इसको कट करते हैं तो 0.50 हो जाएगा यहाँ पर। 8 6 48, ठीक है। और 22 बता, 20 और 6 3 18, तो लगभग ये आपके पास आएगा 100.83। तो यही आपके पास, ये आपकी मिडिल क्लास में बिलोंग कर रहा है, तो हाँ ये बिल्कुल सही है। आया था कुछ। Okay. चलिए मीन और कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, तो ना ड्रामा देगा ना अभी। अब तो समझ में आने लग गया थोड़ा बहुत मैच, तो ड्रामा भी तो देना है, फिर हारना भी तो है। हाँ भाई, फ्रीक्वेंसी तो ये आपके पास, तो हमें सबसे पहले क्या निकालना है, एक्स आई। एक्स आई मतलब होता है इनकी मिड वैल्यूज। तो 85 और 90 के बीच की वैल्यू में देखो, मैंने आप लोगों को एक चीज बताई थी कि अगर आपको मिड वैल्यू निकालने में दिक्कत होती है तो अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाय 2, एक तो वो तरीका है। एक तरीका और भी है, आप इनके बीच में गैप देख लीजिए कितने का, कितने का गैप है, 5 का। 5 को 2 भागों में बांट दो, आधा कर दो 5 को, 2.5। अब इसकी जो लोअर लिमिट्स है ना, उनको 2.5 से बढ़ाते चले जाओ। अब आप बताइए 85 को अगर 2.5 से बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा, तो 87.5। बताइए 92.5 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 112.5। तनिष आप बाहर भी जा सकते हो, कि ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है तो आप, अगर ज्यादा इश्यू हो रहा है। ठीक है, ओके। अब मुझे कोई तो मिड वैल्यू पिक करनी है, तो या तो 102.5 पिक करूँ, या तो 97.5 पिक करूँ। अब आप बताइए आप लोगों ने कौन सी पिक करी है। ठीक है, चलिए 102.5 हम पिक कर रहे हैं, एंड दैट विल बी अवर ए। अब हम निकालेंगे डिफरेंस। ठीक है, तो okay.
तो आपको जो डिफरेंस रहेगा उसमें आपको माइनस कराना है किनको, एक्स आई माइनस ए, ठीक है, एक्स आई माइनस ए। तो आप माइनस कराइए। अब या तो इसको कहीं पे अलग से लिख के माइनस करा दो, पर गलत नहीं होना चाहिए। 0.5 सब में है तो कट कटा के 0.5 में कोई खास बचेगा नहीं मामला। तो 102 और 87 के बीच का गैप आपको मुझे बताना है। -15। तो बताइए कितना हो जाएगा आपके पास, लगभग -15 है। यहाँ करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास -10, यहाँ करेंगे तो -5, यहाँ करेंगे तो 0, यहाँ करेंगे तो 5 और यहाँ करेंगे तो 10। ठीक है, ये कुछ आएगा। आप चाहो तो यूआई से भी कर सकते हो, क्योंकि फ्रीक्वेंसीज, क्योंकि डिफरेंस अभी भी काफी बड़े हैं। ठीक है, यूआई के लिए क्या करना पड़ेगा बताइए। यूआई के लिए DI अपॉन में एच कितना चल रहा है, 5 का। तो बताओ भाई 5 का कितना हो जाएगा आपके पास, -3 -2 -1 0 1। अब हम निकालेंगे FI/UI। अब आप फ्रीक्वेंसीज को मल्टीप्लाई कराइए इसके साथ, तो 15 3 45, 22 और -2 माइनस का 44, 20 और -1 माइनस का 20, 0 से तो किसी को भी करा लीजिए खत्म, यहाँ पे 20 और ये हो जाएगा 50। अब समेशन ऑफ FI/UI, तो यहाँ हो जाएगा आपके पास 70 और यहाँ पे हो जाएगा आपके पास 9 और लगभग 8 9 10 109। तो ये आएगा आपके पास 39, और वो भी किसका, माइनस है, तो माइनस का 30। अब हमें जो करना है वो करना है कि मीन का फॉर्मूला। तो मीन का फॉर्मूला क्या आपके पास, ए कितना है आपके पास 102.5 प्लस समेशन ऑफ FI/UI कितना है -39 अपॉन में 120 समेशन ऑफ FI एंड इनटू में एच कितना चल रहा है 5। तो 5 से अगर हम इसको कट करेंगे तो कितना हो जाएगा आपके पास, 5 2 10 और 24। ठीक है, और ठीक है, और या तो 3 से कट हो जाएगा यहाँ पे 13, 3 से कट हो जाएगा ये कितनी बार पे 8, 8 से अगर आप इसको कट करते हैं तो 8 1 जा 8 और 50 और 8 6 जा 48। ठीक है, 8 6 जा 48 एंड 20 बचेगा, और 8 2 जा 16 और 40 बचेगा और 5। तो आपको कहीं ना कहीं 102.5 में से माइनस कराना है 1.625, 1.625। तो यहाँ आ जाएगा 75 और यहाँ हो जाएगा आपके पास 14 तो मतलब 8, यहाँ पे 0, यहाँ 0, यहाँ 1। तो आपका आंसर है 100.875। ऐसा कुछ मीन निकलना चाहिए। ठीक है, देखो अगेन वही वाली बात होगी ना कि क्वेश्चन कंसेप्ट तो क्लियर है बट संभाल नहीं पा रहे। पता क्या है, फिर सीखने का जवाब संभाल ही नहीं पा रहे थे। तो प्लीज इतने मतलब इजी वे में मत ले लीजिए। अगर कंसेप्ट वाइज कुछ हार्ड नहीं आएगा तो कैलकुलेशन वाइज हार्ड आएगा, या आपको डेसिमल में जाके बात करनी पड़ेगी। ओके, तो क्वेश्चंस को संभाला करो प्लीज, मेरी रिक्वेस्ट है आप लोग। अब एक क्वेश्चन था आपसे, देखिए क्वेश्चन कुछ इस तरीके का है, इसलिए हम उसका एक ही पार्ट पढ़ रहे थे इसलिए। देखिए आपके पास एक इस तरीके से ट्राइंगल है, यहाँ पर ए है, ये बी है और ये सी है, और ये बीचों बीच एक लाइन गई आपके पास, यहाँ डी है। ठीक है, और ये आपने इस तरीके से बनाया, यहाँ पे ये पी और ये क्यू और ये आर। ठीक है, इस तरीके से एक ट्राइंगल बन रहा है, और ये बोला गया है कि ये वाली लाइन इस वाली लाइन के पैरेलल है, मतलब ये पूरी PQ पैरेलल है किसके, BC के। ऐसा क्वेश्चन में बोला गया। ठीक है, ये गिवन है आपको, गिवन है कुछ दो बातें गिवन है। पहली बात तो AD इज मीडियन,
एडी क्या है, मीडियन। एक तो ये बात है, दूसरी है कि पी क्यू पैरेलल है किसके, डीसी के। अच्छा, टू प्रूफ जो आपको करना है वो ये करना है कि पी आर और आर क्यू भी इक्वल हो जाए, क्योंकि क्वेश्चन में आपको प्रूव करने के लिए बोला है कि ये जो एडी लाइन है ना, ये बाइसेक्ट कर गई पी क्यू को, ये बात शो करनी है। तो आप खुद सोचिए ना, अगर एडी लाइन पी क्यू को बाइसेक्ट कर गई तो इसका मतलब पी आर और आर क्यू आपस में कैसे होगा, ये चीज आपको शो करवानी है कि किसी तरीके से ये साइड और ये साइड आपस में क्या हो जाए, इक्वल। मुझे बस इतना बता दीजिए, अगर एडी मीडियन है तो डी क्या होगा, डी एक मिड पॉइंट होगा। अच्छा, क्योंकि ये जो एडी मीडियन आई है बीसी के लिए आई है, ये पी क्यू लाइन के लिए नहीं आई है। ये बात तो आपको प्रूव करनी है कि ये आर भी एक मिड पॉइंट है। तो ये अगर मिड पॉइंट है तो भाई ये साइड इस साइड की क्या हो जाएगी, ये इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बता दीजिए। ठीक है, अब हमारा जो प्लान है वो ये है कि ये वाली लाइन पूरी इस वाली लाइन के पैरेलल है। तो आप क्या बात करिए, आप इस छोटे वाले ट्रायंगल में बात करिए, जो ऊपर का छोटा ट्रायंगल है ये वाला, और आपका ये कंप्लीट ट्रायंगल के बारे में बात करिए, ये वाला पूरा। इस छोटे वाले ट्रायंगल में और ये पूरे कंप्लीट ट्रायंगल में। अब आप खुद सोचिए, क्या ये एंगल दोनों में कॉमन है, सही है। अच्छा, बड़े वाले ट्रायंगल में भी आ रहा है, छोटे वाले में भी आ रहा है, तो एक एंगल तो कॉमन है। ट्रायंगल ए किसके इक्वल है, एंगल ए के। अच्छा, ये वाली लाइन इस वाली लाइन के पैरेलल है, तो कहीं ना कहीं ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा। रीजन करस्पॉन्डिंग है, तो मतलब इसका एंगल पी इसके एंगल बी के इक्वल। अब आप खुद सोचिए कि ट्राइंगल ए पी आर सिमिलर हो गया ट्राइंगल ए बी डी के। रीजन ए है, ठीक है। अच्छा, ये सिमिलर होते ही मैं यहां से एक चीज पिक करूंगा, वो है कि ये पी आर जो लाइन है और ए आर लाइन है, मतलब मेरे को एक्चुअली ये लाइन और ये लाइन चाहिए। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूं मैं बता देता हूँ, क्योंकि मेरा प्लान है इस छोटे वाले ट्रायंगल बड़े वाले ट्रायंगल को सिमिलर करके इसकी ये वाली साइड नीचे वाली साइड के साथ रिलेशनशिप सेटअप करा दूं, और ये वाली लाइन और ये पूरी लाइन इसको पिक कर लूं, क्योंकि यही लाइन है दूसरे वाले ट्रायंगल में भी है, बाजू वाले ट्रायंगल में, जिसका मुझे पी आर पी चाहिए होगा। तो कुछ इस तरीके का प्लान है कि भाई पी आर अपॉन में बी डी इक्वल है किसके, ए आर अपॉन में ए डी, सही है। अच्छा, इसी तरीके से हम राइट साइड वाला ट्रायंगल भी करेंगे, ये वाला। जब आप राइट साइड वाला ट्रायंगल कर रहे होगे और उसका भी कंप्लीट, तो आप बोलोगे कि ये वाला एंगल दोनों में क्या है, कॉमन, और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल बिल्कुल सेम। इसी तरीके से इसी के साइड में लिख देता हूं मैं, तो आप बोलोगे एंगल ए इक्वल टू में एंगल ए, फिर आप बोलोगे इसका एंगल क्यू इसके एंगल सी के, फिर आप बोलोगे ट्राइंगल ए आर क्यू या ए क्यू आर, जैसे भी आपको लगे सिमिलर है ट्राइंगल ए डी सी के। रीजन वही है ए। अच्छा, इससे भी मैं जानबूझ के आर क्यू और डी सी लूंगा, तो आर क्यू क्या है, आर क्यू अपॉन में डी सी इक्वल है किसके, ए आर अपॉन में ए आर अपॉन में ए डी के। अब आप खुद गौर करिए, ये वाली साइड भी ए आर अपॉन ए डी के इक्वल है और ये वाली साइड भी ए आर अपॉन ए डी के इक्वल है। तो इसका मतलब बात सही है भाई, ये नीचे वाली साइड ए आर और ये वाली साइड पूरी एडी, ऐसे ये वाली साइड और ये वाली साइड, ये साइड और पूरी साइड। तो इसका मतलब ये भी ए आर डी के और ये भी ए आर डी के, तो इसका मतलब ये वाली साइड और ये वाली साइड आपस में कैसी है, इक्वल है। मैं इस बात को पिक कर रहा हूं कि भाई पी आर अपॉन में बी डी इक्वल है किसके, आर क्यू अपॉन में डी सी के। अब आप खुद सोचिए, क्या बी डी और डी सी आपस में इक्वल थे, तो इसका मतलब ये और ये आपस में क्या हो सकते हैं, तो इसका मतलब पी आर इक्वल टू किसके है, और ये आपका काम है समझना है। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से आपको क्वेश्चन करना है। देखो सुनो, कभी भी आप कोई नया क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे होते हैं,
ये बात सही है कि कम चांसेस होते हैं कि आपसे होगा कि नहीं होगा, लेकिन ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आप करेंगे अपनी लाइफ में। अब तो बस आपका जो काम है, आपकी जो स्किल दिखाई देगी वो ऐसी दिखाई देगी कि अगर आप उनको याद रख सकें कि अच्छा ऐसा करना था, ठीक है, तो आप और बच्चों से बेहतर होते चले जाएंगे। तो ऐसे मत सोचिए कि यार हम तो हर क्वेश्चन के लिए सॉल्यूशन देखते हैं, नहीं ऐसा नहीं है। एक टाइम आएगा, 1-1.5 महीने बाद, जब आप कहोगे कि हाँ आपको याद होने लगेंगे वो चीज। क्योंकि जब पहली बार करते हैं तो बहुत कम चांस होता है। अब मान लो यही क्वेश्चन अगर बोर्ड एग्जाम में आ जाए तो अब आपको इजी लगेगा जब आप सेकंड टाइम करोगे, लेकिन जब सेकंड बार अटेम्प्ट करने का मौका मिले तो वो होना चाहिए क्वेश्चन कुछ इस तरीके का माइंड सेट रख के किया करो। ठीक है, क्लियर है ये विषय। नेक्स्ट वाला देखिए भाई, स्टैटिस्टिक्स हम लोगों ने कर लिया था, थोड़ा एरिया रिलेटेड टू सर्कल देख लेते हैं। ठीक है, देखिए एरिया रिलेटेड टू सर्कल, एरिया रिलेटेड टू सर्कल में देखो हमारे पास तो दो ही चैप्टर बच रहे हैं, एक सर्कल और एक एरिया रिलेटेड टू सर्कल। थोड़ा ठीक से समझिएगा प्लीज। हालांकि सर्कल पे है? हाँ करा दी कोई ऐसा, मैं हल्का फुल्का आपको बेसिक बता रहा हूँ, बाकी क्वेश्चन प्रैक्टिस हम करेंगे क्योंकि इस चैप्टर में बताने के लिए कुछ खास है नहीं, हल्की फुल्की चीजें उनको समझ लीजिए, वो आपका कवर अप हो जाएगा। सबसे पहली बात आपको पता होना चाहिए सर्कल में, सर्कल के मैंने आपको सर्कल में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है? रेडियस। अगर आपको रेडियस पता है तो ये लगा लीजिए, सर्कल में काफी चीजें क्लियर होती है। सबसे पहला इसमें तीन चीजें इंपॉर्टेंट है, एक तो है डायमीटर, ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। डायमीटर का फॉर्मूला क्या होता है भाई? 2r। मतलब अगर आपको रेडियस पता है तो क्या आप डायमीटर निकाल सकते हैं? बिल्कुल, ट्वाइस कर देंगे, इसको डबल कर देंगे। अच्छा नेक्स्ट फॉर्मूला आपके पास सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस का मतलब क्या होता है भाई? बाउंड्री। बाउंड्री का फॉर्मूला क्या था? पाई आर। और एक और है आपके पास एरिया, ये कितना होता है? पाई आर। तो ये पूरे सर्कल पाई आर, अंदर का सरफेस ये एरिया है, और इसकी बात करें तो ये सरकमफ्रेंस है। ओके, 2 पाई आर। और जो पूरा है ये इस तरीके से, ये क्या है? डायमीटर। सर्कल में ये तीन चीजें होती हैं, डायमीटर, सरकमफ्रेंस और एरिया। ठीक है। अच्छा जी, अब अगर आप लोगों को अगर रेडियस पता है तो क्या आप डायमीटर निकाल सकते हैं? अरे बोलो, रेडियस पता है तो क्या डायमीटर निकाल सकते हैं? चलो मैं आपको बोलता हूँ, रेडियस 7 है, डायमीटर निकालिए। 14। अच्छा रेडियस 7 है, डायमीटर की जगह सरकमफ्रेंस बताइए, कैलकुलेट करके बता दो। अगर रेडियस 7 है तो आप मुझे सरकमफ्रेंस बता दीजिए। 44। भाई इस वाले फॉर्मूले लगाएंगे आप, 2 में 22/7 और इंटू में 7, 7 7 गया 40। अच्छा रेडियस 7 है, एरिया बताएं। 22/7 इंटू में 7 इंटू में, मतलब अगर मुझे रेडियस पता है तो मैं डायमीटर निकाल सकता हूँ, मैं सरकमफ्रेंस निकाल सकता हूँ, मैं एरिया निकाल सकता हूँ। और सर्कल में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? रेडियस। रेडियस पता चली समझो, सर्कल में आप कुछ भी निकाल सकते हैं। ठीक है, फिर इनका मैंने आपको आपस में टाइप ऑफ क्वेश्चंस भी कराए हुए हैं शायद, कि अगर मैंने आपको सरकमफ्रेंस दे दिया तो क्या आप मेरे लिए एरिया निकाल सकते हैं? कैसे निकालेंगे? प्लान बता दो, सरकमफ्रेंस के फॉर्मूले की इक्वेशन बनाएंगे भैया, और उसमें से सबसे पहले क्या निकालेंगे हम लोग? रेडियस। रेडियस निकलते ही हम लोग क्या निकाल देंगे? एरिया। ये बातें आप सब जानते हैं, इसमें कुछ सिखाना है? नहीं। क्वेश्चंस कराने की जरूरत तो नहीं है? नहीं। ठीक है, नेक्स्ट है आपके, आएगा करेंगे करेंगे बात। वैसे टेंजेंट का कंसेप्ट नहीं है एरिया रिलेटेड टू सर्कल में, वो सर्कल में एरिया, एरिया रिलेटेड देखो सरफेस एरिया वॉल्यूम के बाद ना अक्सर एरिया रिलेटेड टू सर्कल करा देते हैं, क्योंकि वो दोनों आपस में काफी मतलब सेम सेम सही, और रियल लाइफ बेस्ड केस स्टडी एरिया रिलेटेड टू सर्कल से भी आ सकती है। हाँ जी, केस स्टडी लाइफ बेस्ड पर, कभी भी कोई भी इमेजिनरी चीज पे नहीं आएगी, बिल्कुल रियल लाइफ सिचुएशन होगी, और आपको क्वेश्चन उसे ही वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस भी करते। ठीक है,
ओके, तो मतलब यहाँ पे क्लियर हो आपको? ठीक है। अब सबसे इसमें एरिया टू सर्कल के अंदर हम थोड़ा इन्वॉल्व होते हैं। सबसे पहली चीज है सेक्टर। ये आपके लिए नया टर्म होगा, हालांकि 9th क्लास में हमने इसको डिस्कस किया होगा पक्का, बट चलिए देख लेते हैं। सेक्टर क्या होता है बेसिकली? सेक्टर, इट इज अ पार्ट ऑफ एरिया, इट इज अ पार्ट ऑफ एरिया enclosed between two radius and an arc। दो रेडियस और आर्क के बीच के बंद जो सरफेस होता है उसे ही हम क्या कहते हैं? सेक्टर कहते हैं। एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको, देखिए जैसे मान लीजिए एक सर्कल है आपके पास, ओके, तो इसमें दो रेडियस अगर आप बनाते हैं तो इन दो रेडियस और आर्क जो होता है वो क्या होता है भाई? पार्ट ऑफ सर्कमफ्रेंस, सर्कमफ्रेंस का छोटा सा पार्ट, इसको आर्क कहते हैं। हालांकि आर्क की भी हम डेफिनेशन लिखवा देंगे, लेकिन दो रेडियस और आर्क के बीच के एरिया को क्या कहा जाता है? सेक्टर। इसे हम सेक्टर कहते हैं। सेक्टर क्या होता है? दो रेडियस और आर्क के बीच के एरिया को हम लोग सेक्टर कहते हैं। अब आप खुद सोचिए थोड़ा सा, देखो थोड़ा सा मैं आर्क को क्लियर करता हूं, उसके बाद आपको शायद ज्यादा समझ आए। आर्क समझो पहले, आर्क क्या है? आर्क क्या है? इट इज अ पार्ट ऑफ सर्कमफ्रेंस, इट इज पार्ट ऑफ सर्कमफ्रेंस lying between line between line between 2 points on the circle। क्या मीनिंग है इसका? ये किसका पार्ट है? सर्कमफ्रेंस का, मतलब बाउंड्री का। जैसे मान लीजिए ये सर्कल है आपके पास, तो इस सर्कल पर कहीं पर भी अगर आप 2 पॉइंट लेंगे, कहीं पर भी, तो इन 2 पॉइंटों के बीच जो सर्कमफ्रेंस का पार्ट है इसे ही क्या कहा जाता है? आर्क। इसे हम आर्क कहते हैं। मुझे बात बताओ, ये आर्क है तो आर्क तो यार ये भी तो हो सकती है, नहीं हो सकती? तो ये भी तो 2 पॉइंटों के बीच में सर्कमफ्रेंस का पार्ट है। छोटी वाली को माइनर आर्क कहेंगे, बड़ी वाली को मेजर आर्क। अच्छा, लेकिन अगर मैं ऐसा लिखूं आर्क ए बी, तो जस्ट आपसे पूछ रहा हूँ, क्या क्लियर होता है कि कौन सी वाली आर्क की बात हो रही है? अगर मैं सिर्फ आर्क ए बी लिख दूं तो क्यों बता सकता है कौन सी वाली आर्क की बात हो रही है, नीचे वाले की ऊपर वाले की? तो आंसर ही नहीं बता सकता। तो आर्क को रिप्रेजेंट करने के लिए कम से कम 3 अल्फाबेट चाहिए। ठीक है, तो आपके पास जो अल्फाबेट, मतलब यहाँ पे या तो सी और ऐसे डी लिखना पड़ेगा मुझे बीच में कहीं, और इसका नाम देना पड़ेगा आर्क ए सी। और ऊपर वाली को जब बुलाएंगे तो उसको बुलाएंगे आर्क ए डी। तो आर्क किसका पार्ट है? सरकमफ्रेंस का। और सेक्टर किसका पार्ट है? एरिया का। अब अगर कोई पूछे कि सेक्टर क्या होता है, तो सेक्टर बेसिकली दो रेडियस और आर्क के बीच में जो बंद एरिया है ना, उसको सेक्टर कहते हैं। तो अब आप आइए यहाँ पर, अब देखिए थोड़ा सा बात करिए, देखिए दो रेडियस और आर्क के बंद जो एरिया है उसे क्या कहते हैं? सेक्टर। अब आप खुद बताइए, दो रेडियस तो ये है, अब आप ये बताओ क्या ये आर्क नहीं है? मेजर आर्क है ना, लेकिन है तो आर्क ही। तो क्या इसको सेक्टर नहीं कहना चाहिए? इसको भी सेक्टर ही कहते। तो अगर कोई पूछे सेक्टर क्या है, तो इट इज अ पार्ट ऑफ एरिया, या इट इज अ एरिया, इट इज अ सरफेस enclosed between two radius and an arc, yeah, which lies between two radius and an arc। दो रेडियस और आर्क के बीच के एरिया को क्या कहते हैं? सेक्टर कहते हैं। अब सेक्टर निकालने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है वो मैं आपको बता दूं, लेकिन पहले आप ये समझिए सेक्टर क्या होता है। सेक्टर बेसिकली दो रेडियस और आर्क के बीच के एरिया जो होता है उसको सेक्टर कहते हैं। दो तरह के सेक्टर होते हैं, छोटा वाला और एक बड़ा वाला। छोटे वाले को कहते हैं माइनर रेडियस, माइनर सेक्टर। बड़े वाले को कहते हैं मेजर सेक्टर। कोई इशू है? गेट लगा दो भाई, बहुत ठंडी हवा खाने का शौक है तेरे को।
ऐसी जगह बैठाऊंगा गर्मी में मार मर जाए, टेबल के नीचे बैठाऊंगा। ठीक है, तो दो सेक्टर है आपके पास, एक माइनर और एक मेजर। ठीक है, जो माइनर वाला है वो छोटा है और जो मेजर है वो बड़ा है। ठीक है, और आर्क क्या होता है, ये सरकमफ्रेंस का पार्ट है। दो पॉइंट के बीच में, दो मतलब एक सर्कल पर अगर दो पॉइंट लाई करते हैं तो उनके बीच का जो सरकमफ्रेंस का पार्ट है उसको आर्क कहते हैं। आर्क को रिप्रेजेंट करने के लिए कम से कम 3 अल्फाबेट चाहिए, क्योंकि 2 अल्फाबेट से कंफ्यूजन बनता है कि कौन से वाले आर्क की बात आप कर रहे हैं। अच्छा जी, भैया सेक्टर के लिए आपने बताया नहीं कितने अल्फाबेट चाहिए। देखो सेक्टर को दिखाने के लिए ऐसा चाहिए, मान लीजिए अगर मैंने यहाँ ओ दे दिया, अब आप बताओ अगर मैं सेक्टर ओ ए बी लिखता हूं तो क्या क्लियर होगा कौन से वाले सेक्टर की बात हो रही है? सोच के बोलो। नहीं, इस वाले सेक्टर का नाम बताना, ऊपर वाले का। मेजर सेक्टर ओ ए बी, इसका भी तो ओ ए बी, इसका भी ओ ए, तो आप कौन सेक्टर की बात कर रहे हैं? वो दो तीन से नहीं पता चलेगा सेक्टर में, उसके लिए कम से कम आपको 4 अल्फाबेट चाहिए। तो जैसे मान लो इसको रिप्रेजेंट करना है तो इसका नाम दूंगा मैं ओ ए सी बी। आप इसको ऐसे बुला सकते हो बी सी ए ओ। ठीक है, वो चॉइस आप। ठीक है, चलिए जाइए बात।